अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताना है कि एटम से स्टार्ट ही करेंगे क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है वो एटम है। तो ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ हम लोग मुतवज्जा होते हैं, तो हमारे व्हाइट बोर्ड पे ज़रा देखिए, गौर कीजिएगा। पहला जो हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ वो एटम के बारे में है। तो एटम क्या चीज़ है हमारे पास? देखें, मैटर के बारे में आप पढ़ा हुआ है आपने। मैटर ऐसी चीज होती है कि हमारे पास जो भी चीज मैस रखती है, जो भी हमारे पास स्पेस घेरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग जो भी हमारे पास होगी, जैसे हमारे पास मट्टी होगी, हमारे पास लकड़ी होगी, ये सारे क्या है? मैटर ही है, मैटर की एग्जांपल है। इवन के इंसान भी हमारे पास क्या है? एक मैटर की एग्जांपल है। ठीक है। तो अब क्या कहते हैं हम लोग आते हैं एटम की तरफ। देखिए, मैटर जो कंपोज्ड है वो मैटर एटम से कंपोज्ड है। यानी कि एक मैटर है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग क्या कहते हैं? एटम है। अब बात आते हैं हमारे पास कि किसने इस एटम को डिस्कवर किया और किसने इसका नाम रखा। बेटा देखिए, हमारे पास डेमोक्रिटस का नाम हमारे पास लिखा हुआ है आपकी बुक में। उन्होंने ग्रीक वर्ड से हमारे पास इसका नाम अखज किया था, ड्राइव किया था। तो वो ग्रीक वर्ड था एटोमॉस। क्या लफ्ज था? एटोमॉस। तो इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या था? इंग्लिश में इसका मतलब है इनडिविजिबल। देखिए, डिविजिबल का आपको पता है, डिवीजन से वर्ड निकला है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? तकसीम, सेपरेट, टूटना। तो देखें, इसके पहले क्या लिखा हुआ है? इनडिविजिबल। तो इन का मतलब होता है एब्सेंट या फिर उलट हो जाना उसके, यानी कि डिवीजन के अपोजिट। तो अब देखें, इनडिविजिबल का मतलब है जो टूट ना सके, यानी कि जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाए। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल काउंट किया जा रहा था। अब आगे चलते हैं। देखो, कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था हमारे पास। अब कहते हैं जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट है इसका नाम, सॉरी नाम तो नहीं, ये एक इंग्लिश केमिस्ट है। तो जॉन डाल्टन ने एक लॉ में इंट्रोड्यूस करवाया। उस लॉ में हमारे पास कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मैटर? कंजर्वेशन का मतलब होता है हमारे पास कि एक मैटर जब टूटता है तो वो कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब होता है कि वो बरकरार रहेगा। कैसे बरकरार रहेगा? अब वो अपने पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। पार्टिकल्स में डिवाइड होने का मतलब है जितना वो पहले मैस रखता था अब भी उतना मैस रखेगा, लेकिन उसके क्या होंगे बेटा? पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो, मैटर जब हमारे पास टूटता है तो उसमें से क्या निकलेंगे? एटम्स निकलेंगे। लेकिन एटम का मैस इक्वल होगा उस मैटर के। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब आते हैं हमारे पास कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है एटम की। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ऑफ एनी मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। देखो, दो बातें उसने कह दी। उसने एक बात कही है कि मे, और दूसरी बात कहते हैं मे नॉट। देखो, इसमें एक बहुत गहरी बात है। मे का मतलब है वो रह भी सकता है इंडिपेंडेंट, और मे नॉट का मतलब है नहीं भी रह सकता। कौन से एटम जो हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और कौन से नहीं रह सकते, उसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोग नोट कर लें। आगे कहता है टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा आप देखेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा? एटम ही हिस्सा ले रहा होगा। एटम का ही हमारे पास क्या होगा? केमिकल रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो रहा होगा। एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट कर रहा होगा। आपके पास केमिकल रिएक्शन की भी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हमारे टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था? मैंने कहा था आपके पास क्या है? मे और मे नॉट। तो हमारे पास मे का हमारे पास जो आंसर है वो है इंडिपेंडेंट, जो रह सकता है। देखिए, मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, नोबल गैसेस। आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं नोबल गैसेस के। नोबल का मतलब होता है शरीफ, है ना? तो नोबल गैसेस का मतलब क्या हुआ? शरीफ गैसें, मेरी तरह। तो हमारे पास क्या होंगे? नोबल गैसेस कभी भी रिएक्ट नहीं करती, कभी भी किसी को तंग नहीं करती। तो देखो, हीलियम के बारे में आपने सुना होगा। हीलियम जो है वो हमारे पास सन के पास पाई जाती है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, फर्दर नो रिएक्शंस। व्हाट इज द रीजन व्हाई दे डोंट रिएक्ट? तो इसका बचे हमारे पास आंसर ये होता है, इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है या फिर डुप्लेट रूल। आपने पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा है? 9th क्लास को जरा रिमाइंड करें, रिकॉल करें। आपने ये पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, having 8 electron in outermost shell or having 2 electrons in outermost shell. ओके। तो अब चलते हैं नॉट इंडिपेंडेंट।
हाँ, ये भी बात बहुत गौर वाली है। कौन से जो हैं वो नहीं रह सकते इंडिपेंडेंट। देखिए आपने सुना हुआ है कि आपके पास कुछ एटम ऐसे हैं जो रिएक्टिव होते हैं। वो रिएक्टिव क्यों होते हैं? दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस। आपको पता है कि आपके पास जब भी किसी चीज़ की कमी होती है, आपने उस कमी को पूरा करना है। वो कैसे पूरा करेंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो लूज़ करेगा या वो शेयर करेगा, हैं? तो अब चलते हैं हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ। देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी मे एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास नोबल गैसेज़ इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, तो उसके अलावा हमारे पास बाकी जो भी एटम होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको फर्दर इन स्ट्रक्चर से समझाऊँगा। ज़रा देखिए, हमने 2 एग्ज़ाम्पल देखी हैं ऑक्सीजन। ज़रा देखिए इन स्ट्रक्चर्स को, एक मैंने नियॉन की बना दी और साथ में मैंने नाइट्रोजन की बना दी। इनमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से। बेटा साथ में देखें एक छोटा-सा अल्फ़ाबेट ई भी लिखा हुआ है। This represents the neon and look at this. This is only N, which is the symbol of nitrogen. तो जरा देखें गौर से देखें इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 है इसका 10 है बेटा एक बात आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखें एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जरा देखें अगर मैं पहले शेल में रखता हूं 2 इलेक्ट्रॉन बाकी कितने रहते हैं देखो इसमें से -2 कर दो बाकी 8 रहते हैं तो इसके नेक्स्ट जो शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल जरा देखें काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ओके लेट मी चेक 1 2 3 4 5 6 7 ओ माय मिस्टेक तो हम लोग 8वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे लगा इट तो अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं मैंने क्या कहा था पहले शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बाकी इसमें से कितने रह गए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रह गए तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ गुजारा करेगा नहीं वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो अब पहले उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन थे अब 3 और आ गए तो 8 पूरे तो इसका मतलब वो स्टेबल हो चुका है तो इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है बॉन्ड बनाता है तो इसी तरह हमारे इस लेक्चर की इख्तिताम होता है तो आपको अगर ये लेक्चर बहुत पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और लाजमी कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले आप किस क्वेश्चन पे फंसे हुए हैं हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे आगे रिजॉल्व करेंगे थैंक यू सो वेरी मच आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और बेल आइकन को